हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 और 5 अगस्त के डीएनए के बारे में यानी कि न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसके ऊपर एक न्यूज़ है, एक एडिटोरियल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में 2 एडिटोरियल है तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया है, ठीक है। दूसरा जो आपका एडिटोरियल है वो है ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर। उस पर जो एएसआई का जो साइंटिफिक सर्वे है उसको अलाउ किया गया है, साइंटिफिक सो कॉल्ड। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ एडिटोरियल्स हैं जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, तो उसको भी हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो आया हुआ है आपका, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ और अदर आर्टिकल्स भी होंगे, तो सभी चीज़ों को मैं सिमुलेट करूँगा, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम बता देना चाहते हैं कि फाउंडेशन कोर्स है हमारा आरंभ बैच का 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुआ है ये। बिल्कुल इसमें 1 ईयर कंप्लीट कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज़ है और सब कुछ है इसमें, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी का कोर्स है, ये पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। इसमें मैपिंग प्रैक्टिस होगी क्वालिटी आंसर राइटिंग के साथ। इसके अलावा मेंस का हमारा कोर्स चल रहा है, जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो गया है, जो मेंस करना चाहते हैं, जो इस बार अपियर होना चाहते हैं मेंस में, वो इस कोर्स को एसेस कर सकते हैं। इन तीनों का मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस ऐप है जिसमें ये तीनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग द नीड फॉर न्यू गार्ड रेल्स, एक तो ये द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, ये दोनों एडिटोरियल्स जो हैं वो बेसिकली यही रशिया का जो न्यूक्लियर असर्टिवनेस है उसके बारे में ही है। और इन्होंने कहा है कि हिरोशिमा से हमें कुछ सीखना चाहिए और किस तरीके से जो रिसेंट चेंजेस इन दी रशियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है वो किस तरीके से वर्ल्ड के लिए डेटरेंस है, इन सब के बारे में बताया गया और हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल आपको जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल, और जो पीएसआईआर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी है, ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शनल जिनका है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल को। क्या बोला गया सुनिए। इन्होंने कहा है कि सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया न्यूक्लियर राइवलरी जो अब ख़त्म हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस समय में यूएस ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर आपको जो है एटम बम ड्रॉप किया था, ठीक है। वहाँ के बाद से आपका वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। 2 कंट्रीज़ इमर्ज करके आए, एक रशिया और दूसरा यूएस, ठीक है। ये 2 कंट्रीज़ इमर्ज करके आए यहाँ पर, और उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है कोल्ड वॉर चल गया कि भाई सुप्रीमेसी का वॉर, कि भैया या तो रशिया ज़्यादा बड़ा है या रशिया ज़्यादा पावरफुल है या यूएस ज़्यादा पावरफुल है। दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, जो अपने जो पावर को जो है असर्टिवनेस करके दिखाने की कोशिश किया वर्ल्ड को। जैसे कि यूएसए ने क्या किया, कैपिटलिज्म को बढ़ाने की कोशिश किया। उसके थ्रू उन्होंने अपना एक मतलब मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे नाटो कहते हैं। इसके अंदर एक भी कंट्री पर आप अटैक करते हो तो पूरे के पूरे जो है कम्युनिटी पर, पूरे के पूरे जो कंट्री जो अलायंस के मेंबर होंगे उन सब पर अटैक माना जाएगा। इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इसी के अगेंस्ट जो है यूएसएसआर ने, जो उस समय की अर्सवाइल रशिया कह सकते हैं आप, उसने वार्सो पैक्ट बनाया और उसने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को अपने अंदर रखा। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने बेसिकली यानी कि यूएसए और यूएसआर ने अपना मसल फ्लेक्सिंग किया और अपने पावर को असर्ट करने की कोशिश किया अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका रेमिफिकेशन आपको अफ़गानिस्तान में भी दिखता है और जिसका रेमिफिकेशन आपको वियतनाम में भी दिखाई दिया, कोरिया में भी दिखाई दिया उस समय में। तो यानी कि 1945 से लेके 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इस एरा को हम लोग कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। और इस समय में कई बार ऐसी सिचुएशन आया जिसमें लगा कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें क्यूबा में यूएसएसआर का भी अपना वेपन था और यूएसए ने भी अपना वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है, एक दूसरे की तरफ तान रखा था, ठीक है। तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट किया उस समय में।
तो उस समय से ही न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो बिल्कुल पेंडुलम की तरह इधर से उधर मतलब अपना जो है स्विंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब तो जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, और सॉरी कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया, ईरान और इंडिया पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ने कहीं ना कहीं अटेंशन गेन किया, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे, ठीक है, ये बात समझिए। और आज के टाइम में जब बहुत सारी कंट्रीज़ मल्टीपोलर हो गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ अपने आप को ग्लोबल पार असर्ट करने में लगी हुई हैं, तो हम एक एज ऑफ अनसर्टिनिटी पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देयर इज अ डेटरेंस फेलियर। देयर इज अ डेटरेंस फेलियर कैसे भाई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको मालूम है कि 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। करीब करीब आप मान के रखिए कि ये वॉर जो है मतलब 18 महीने का वॉर हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक। अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये वॉर हुआ क्यों। क्योंकि जो आपका यूक्रेन था वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था, और यूक्रेन जो है, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया यूक्रेन की पूरी सोवरेनिटी को नहीं मानता है। रशिया मानता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व होना चाहिए रशिया का यूक्रेन के ऊपर। अब सिस्टम क्या हुआ कि यूक्रेन ने बेसिकली क्या किया कि वो चाहता था कि नाटो ज्वाइन कर ले। नाटो ने भी अपने एरियाज़ को जो रशिया की बॉर्डरिंग कंट्री तक वहाँ तक एक्सपैंड कर रखा था। तो नाटो जब यूक्रेन ने कहा कि मुझे नाटो ज्वाइन करना है, इन दैट केस क्या हुआ कि रशिया ने क्या किया, अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, और दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर छिड़ गया। अच्छा, रशिया भी ये सोचती थी कि यूक्रेन पर जब वो अटैक करेगी तो वो बहुत जल्दी जीत जाएगी, जैसे क्रीमिया वो तो एक दिन में रूल कर मतलब उन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो रशिया को लग रहा था कि हम 1 या 2 दिन में जो है यूक्रेन को धराशायी करके जो है जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि वेस्ट ने सपोर्ट किया, नाटो ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो इस वजह से क्या हुआ कि वॉर काफ़ी लंबा छिड़ गया, ठीक है। तो यहाँ की वजह से क्या हो गया कि एक तरह से आप समझ लो कि नाटो वर्सेस रशिया शुरू हो गया, क्योंकि सपोर्ट किया गया काफ़ी तरीके से। और ये वॉर जो है वो कहीं ना कहीं और एस्केलेट होने के चांसेस हैं। हालांकि जो बिडेन ने बार बार कहा है कि हम किसी भी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे और नाटो रशियन कन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी देयर आर मैनी सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन, सम वेपन सिस्टम्स इन यूक्रेनियन फोर्सेस, समझ में आ गया। तो वो कई सारे, तभी तो इतने दिन तक वॉर चल पाया। आप बताइए, जब अगर यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री जिनके पास अपना कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर रखा था, ये कंट्री कैसे सर्वाइव करके रशिया के सामने, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि रशिया बार बार जो है वो नाटो को, मतलब कि नाटो के इन्वॉल्वमेंट को कई बार जो है एक्यूज़ करती है, और कहीं ना कहीं जो है नाटो को डेटर भी करती है कि अगर मान लो कि नाटो इन्वॉल्व होती है तो वॉर जो है बहुत लंबा छिड़ सकता है। लेकिन रशिया का ये डेटरेंस टुवर्ड्स नाटो हमेशा फेल रहा है, और नाटो ने हमेशा हर तरीके से अपने जो वेपन्स है वो सब प्रोवाइड किया है। समझ रहे हो बातों की नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब देखिए, यहाँ से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बैकड्रॉप बता रहा हूँ कि क्यों डर लग रहा है कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। देखिए क्या हुआ कि 7 फरवरी 2022 को पुतिन ने क्लियर कह दिया, समझ लो, कि अगर गलती से भी यूक्रेन ने क्रीमिया को लेने की कोशिश किया, वो क्रीमिया जिसे 2014 में रशिया ने यूक्रेन से कैप्चर किया था, अगर गलती से भी यूक्रेन ने वापस रिकैप्चर करने की कोशिश किया क्रीमिया को, समझ में आ रहा है आपको, तो ये बात आप समझ लीजिए कि यूक्रेन नहीं, ये जो है यूरोपियन वर्सेस यूरोप वर्सेस रशिया वॉर हो जाएगा, नाटो वर्सेस रशिया वॉर हो जाएगा। ये बात बार रशिया ने क्लियरली ये बात कह दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये बात इन्होंने एक तरह समझ लो कि धमकी ही दे रखा है। अब जरा 2-3 बातें आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा नाटो ने यहाँ पर क्या हुआ था, पोलैंड, स्लोवाकिया और बुल्गारिया, इन तीनों ने अपने जो कंट्रीज़ के ऊपर नो फ्लाई जोन लगा रखा है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रशिया इन 3 कंट्री पर अटैक कर दे, ठीक है। अब नाटो फोर्सेस जो है इन नो फ्लाई जोन पर कैसे रिएक्ट करती है, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और भी हैं
कि जो बिडेन ने बार बार डिक्लेयर किया है कि वी आर नीदर इनकरेजिंग नॉर इनेबलिंग यूक्रेन टू स्ट्राइक बियॉन्ड द बॉर्डर्स। जो यूएसए की जो प्रेसिडेंट है वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भैया हम नहीं कह रहे यूक्रेन को कि भाई तुम अपने बाउंड्री से ज़्यादा आगे लड़ाई करो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। उन्होंने फिर ये भी बोला कि यूएस वाज नॉट सीकिंग रेजीम चेंज इन रशिया, नीदर हम रशिया में कोई रेजीम चेंज चाह रहे हैं। अब साफ साफ समझिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि न्यूक्लियर डेटरेंस जो है एक कॉनड्रम क्रिएट करता है। उन्होंने कहा कि अगर मतलब ह्यूज आर्सेनल्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से, अब देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं रशिया हो चाहे यूएस हो, इनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक बार अटैक करने के बाद दूसरी बार भी अटैक कर सकते हैं। तो जब इस टाइप में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ हमें कदम उठाना चाहिए वो फूक फूक कर कदम उठाना चाहिए। इसमें एक और बात है कि रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्लियर कट एक बात कहता है, ध्यान सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। रशिया का कहता है कि हम जो है, देखिए सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्ड टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अगर किसी ने हमारे पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो हम अटैक करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा अग्रेशन शो करता है जो कहीं ना कहीं हमें थ्रेट में डालेगा तो भी हम न्यूक्लियर वेपन अटैक करेंगे। तो इन्होंने क्लियर कट रखा है कि भैया ऐसा नहीं हो कि केवल न्यूक्लियर बम अटैक में ही, अगर कन्वेंशनल अटैक भी होगा, अगर मुझे थ्रेट प्रोवाइड करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात रशिया ने कहा। अब रशिया की कौन सी बात आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक में इन्होंने साफ साफ कहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं वो। सबसे पहला इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या किया कि रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस वर प्लेस्ड ऑन दी स्पेशल कॉम्बैट रेडीनेस। इन्होंने कहा कि जो रशियन न्यूक्लियर फोर्स है उनमें जितने भी पर्सनल थे, जिनकी जितनी भी छुट्टी दी गई थी, सबको कैंसिल कर दिया गया। और फिर कहा गया कि भैया तुम्हें स्पेशल कॉम्बैट अलर्टनेस में रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया कि जो भी आपका इनका जो एक टेस्ट होने वाला था, समझ में आ रहा है, ये रशिया में न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था, इन्होंने क्या कर दिया कि उस न्यूक्लियर टेस्ट को इन्होंने एक साल पहले, कुछ समय पहले करके खुद वहाँ पर रशियन पुतिन जो थे प्रेसिडेंट वहाँ के, वो खुद उन्होंने पर्टिकुलरली अटेंड किया वहाँ पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल एक्सरसाइज नॉर्मली शेड्यूल्ड फॉर ऑटम सीजन, लेकिन इस ऑटम सीजन की जगह पर फरवरी 17 तारीख को ही इसका जो एक्सरसाइज था वो किया गया, जिसमें पुतिन खुद प्रेजेंट हुए। तो एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज में पुतिन जी का खुद प्रेजेंट होना, दूसरा न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्टनेस में रखना, ये कहीं ना कहीं जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है अगर आप उन्हें प्रोवोक करोगे। तो ये बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल। और यहाँ पर इसी चीज़ को हमें समझना होगा कि किसी भी तरीके से इस टाइप के वॉर नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और बात कहा है कि ये वॉर क्यों खतरनाक है। रशिया ने बार बार कहा है कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। टैक्टिकल मिसाइल का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यानी हम यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। अब टैक्टिकल मिसाइल का जो डेफिनेशन होता है ना, वो भी वेरिंग होता है। किसी का बहुत कम रेंज हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा रेंज हो सकता है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो इन्होंने कहा है कि इस आर्टिकल में इन्होंने कहा है कि हमें न्यूक्लियर टैबू मेंटेन करना चाहिए। न्यूक्लियर टैबू का मतलब क्या बोला इन्होंने बोला है कि एक ऐसा कोलिशंस नॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन जिसमें यह कहा गया है कि भाई यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एट एनी केस जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। इन्होंने इस आर्टिकल में कहा कि यूज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस किसी भी फॉर्म में जस्टिफाइड नहीं, चाहे आप कितना भी ग्रेव कॉज बता दें, पर अगर आप न्यूक्लियर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होगा। इट विल कम अंडर द न्यूक्लियर टैबू। इस आर्टिकल में इन्होंने कहने की कोशिश किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके से हमें न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने से रोकना चाहिए, अदरवाइज जो डिवास्टेशन होगा वो आप देख नहीं पाएंगे। इन्होंने इस आर्टिकल में बोलने की कोशिश किया है कि भाई जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो इस्तेमाल किया गया था, स्पेशली हिरोशिमा में, उसमें आप ये मान के रखिए 15 किलो टन का इस्तेमाल किया गया था और 70,000 लोग तो 2 मिनट में मारे गए थे। उसके बाद कई सारे जनरेशन्स आज भी फेस कर रहे हैं। आज भी आप जाइएगा हिरोशिमा उनके आसपास के एरिया में तो कई सारे डिसऑर्डर्स अभी भी लोगों में देखने को मिलता है। तो ये इतना डिवास्टेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल को मिला के अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। इन्होंने क्या कहा
कि भैया हमें न्यूक्लियर टैबू मेंटेन करना चाहिए, टैबू मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन इज नॉट जस्टिफाइड, एट एनी कॉस्ट। एक तो बात इन्होंने ये कहा। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका कारण है आपका यूक्रेन रशियन क्राइसिस। ये क्राइसिस क्यों इमर्ज होकर आया था? क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी, जो कि रशिया ने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना उसके लिए। ठीक है, उस पर क्यों ऐसा लगा? क्योंकि रशिया ने, 2-3 कारण हैं। रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज है उसको प्रीपोन कर दिया। एक तो ये हुआ। फिर दूसरी चीज़ क्या की गई? इन्होंने कहा कि भाई जो आपके इनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको इन्होंने कहा है कि हाई अलर्ट पे रहिए। टाइम एंड अगेन ये रशिया वार्निंग देती आ रही है कि हमारे पास टैक्टिकल मिसाइल है, हम उसको छोड़ेंगे। ठीक है, और यूक्रेन जो है उसको वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है आर्म एंड आर्मिनेशन के फॉर्म में। तो ये सिचुएशन जो है ये कहीं ना कहीं एक जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि ये न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। लेकिन इसको वर्ल्ड जो है उसको क्यूमुलेटिवली सोचकर, बैठकर, आपस में डिस्कस करके इसको किसी भी तरीके से हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बेहतर होगा ना कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ, कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकता है। देखिए, पूछ सकता है डिस्कस the potential threat of nuclear weapon, ठीक है, in this uncertain world order, suggest remedies। एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि करीब करीब ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर किसी भी एक कंट्री ने टारगेट किया किसी दूसरे कंट्री को, तो वर्ल्ड जो है रियलाइन हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इस वर्ल्ड में बचेगा कौन? क्योंकि आपको पता है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट छोड़ देगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे करेगी, दूसरे कंट्री पे, तो मैसिव डिक्लाइन इन पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब यह आर्टिकल क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करिए। यह आर्टिकल कह रहा है इंक्रीमेंटल इनजस्टिस। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको समझाता हूँ। देयर इज वन एक्ट कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिकली एक प्रोविजन कहता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक एक्ट है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 में ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट का मतलब क्या है, ये एक्ट क्या कहता है समझिए। ये एक्ट कहता है कि 1947 के टाइम में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्शिप हो रहा है, उसका जो कैरेक्टर रहेगा वही होगा। इसमें 2 एक्सेप्शन है, समझ रहे हो। एक है आपका अयोध्या का जो टेम्पल है, जो विवाद है, बाबरी मॉस्क विवाद, वो था एक एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन में आप मुझे बताना कि वो कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको पहला तो बता दिया कि आपका जो है राम मंदिर का जो विवाद था वो इसमें एक्सेप्शन डाला गया था कि उसको आप हटा दीजिए। एक और विवाद है, ठीक है, आप मुझे ये बताना। ठीक है, तो मुझे बताना कि दूसरा विवाद क्या, आप कमेंट सेक्शन बताइए।
तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, यानी कि जो टेम्पल्स या मॉस्क कुछ भी हैं, 1947 में उसका जो कैरेक्टर है, अगर वो मॉस्क है तो मॉस्क रहेगा, अगर वो टेम्पल है तो टेम्पल रहेगा, ठीक है। अगर वो चर्च है तो चर्च रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ है समझिए, ठीक। एक आप अगर वाराणसी गए होंगे तो वहाँ पर इट्स अ कल्चरल टाउन, राइट। तो वहाँ पर जो है एक आपको बाबा विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। उस मंदिर में ऑलरेडी एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। उसके सामने देखिएगा एक नंदी बना हुआ है, ठीक। उस नंदी का जो फेस है वो मॉस्क की तरफ है, ठीक। नॉर्मली हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो नंदी है वो जिस तरफ भी फेस कर देगी वो बेसिकली वहाँ पर एक शिवलिंग जरूर होता है, ठीक। दूसरी तो काफ़ी सारे जो डेटी थे उन्होंने ये क्लेम किया कि भैया ये जो है मंदिर है, ठीक है, पहले मंदिर था। एक्चुअली में बात सही भी है कि अगर बात करें 1192 में, तो पहले ये मंदिर था, उसे तोड़कर मोहम्मद घोरी ने मस्जिद बनाया, फिर कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब ने इसको तोड़ा था और इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हुआ ये कि एक बीच में क्या हुआ, एक सर्वे करवाया गया, ठीक। तो सर्वे में कई सारी जगह पर स्वास्तिक मिला, कई जगह पर हिंदू सिंबल्स मिले, फिर उस सर्वे को रोक दिया गया, ठीक। मामला गया आपको बनारस दिल्ली कोर्ट में, वाराणसी दिल्ली कोर्ट, मतलब सॉरी नॉट दिल्ली कोर्ट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। उसमें ये कहा गया कि भाई ASI जो है इस जगह पर आए और पता करे कि ये है क्या, ठीक है। तो जब ये जजमेंट आ गया, 21 जुलाई को शायद ये जजमेंट आया था, तो तुरंत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन गया। तो उसमें ये हुआ कि भाई चलो इस पर थोड़े दिन के लिए स्टे लगा देते हैं। अभी क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, आप ASI जो है वो एग्जामिन कर सकती है। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इस बात को लेकर नहीं अपील कर रहे हैं कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो मॉस्क है या टेम्पल है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1990s तक इस मॉस्क में पूजा होता आ रहा था। पहले तो हर रोज ही होता था, फिर बाद में ये हो गया कि महीने में आप एक बार पूजा कर सकते हैं। इसमें गौरी हनुमान जी की पूजा होती थी, ठीक है। तो ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एरिया इज अ मॉस्क और अ टेम्पल। डिस्कशन ये हो रहा है कि आप इसमें पूजा करने जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस बात को लेकर है। इसीलिए यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं अप्लाई होता। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ जो इन्होंने कहा है। द रीजन गिवन वाज दैट द सूट वाज सोली फॉर द राइट टू वर्शिप एंड नॉट टू सीक एनी डिक्लेरेशन दैट द बिल्डिंग वॉज द टेम्पल और अ मॉस्क। समझ में आ रहा है? इन ब्रेजन कॉन्ट्राडिक्शन टू this stand, the worshipper filed application seeking a scientific survey by Archaeological Survey of India whether that Gyanvapi is a mosque, ठीक है, demolishing the after the temple, right। तो इन्होंने बोला कि ये हम बस ASI को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, एक साइंटिफिकली फैक्ट पता करना चाहते हैं कि क्या ये एक टेम्पल था जिसे तोड़कर मॉस्क बनाया गया। तो ये जानना ही आप क्यों चाहते हो? आपको अगर आपको वर्शिप करना है तो आप वर्शिप कर सकते हैं, आपको जाने के लिए मतलब भेजा जा सकता है। लेकिन फिर आप ये जानना चाहते हैं कि भैया इस ASI को भेज कर कि ये टेम्पल था जिसे तोड़कर मॉस्क बनाया गया। अब अगर ये प्रूफ हो गया कि टेम्पल था तोड़ के मॉस्क बनाया गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद के रिपरकशन फिर ये होगा कि भैया उसे तोड़ के वापस टेम्पल बनाया जाए। तो ये क्या होगा कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट छोड़ देगा। फिर क्या होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? तो ये मतलब एक ऐसे इंसिडेंट क्या होता है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट छोड़ देता है। जब एक एक्ट है, या तो फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट करिए आप, लेकिन इस एक्ट के प्रेजेंस में ही आप ये चीज़ें करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर कोर्ट ये मान रही है कि इस टाइप के परमिशन देने पर कि ASI जाए और वहाँ पे साइंटिफिक सर्वे करे, ये कहीं ना कहीं जो है इन कंसोनेंस विद दी स्पिरिट है कि भाई हमें पता तो चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं और हम कहीं ना कहीं अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या कि इस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश करें, आखिरी में इस एडिटोरियल में इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ईच ऑफ सच एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, इट रेजेस दी स्पेक्टर ऑफ इंक्रीमेंटल इनजस्टिस फ्रॉम एन अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस। इन्होंने कहा है कि इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, वो एक तरह का इनजस्टिस प्रमोट करता है। समझ रहे हो? देखो, अगर एक एक्ट है तो वन शुड रिस्पेक्ट दैट एक्ट,
और लेजिस्लेचर उस एक्ट को अमेंड कर दे। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? लेकिन एक एक्ट के होते हुए लीगल लूप होल्स के सहारे आप जो है आप बेसिकली एक सरकमवेंट कर रहे हैं किसी लीगल प्रोसेस को, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, इनजस्ट मतलब कि जस्टिस है। तो वहाँ पर आपको जो है चीज़ों को देखना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर कुछ लोग सेक्शन को लगता है, यानी कि हिंदू सेक्शंस को लगता है कि हाँ भाई वहाँ पे एक टेम्पल था या मॉस्क था, तो देयर हैज़ टू बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। समझ में आ रहा है? बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब ये डिक्लेरेशन कि भैया वो टेम्पल था, फिर उसको टूटना, फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है, जिससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, वाई इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन? मैं आपको एकदम क्रक्स में समझाता हूँ क्या मकसद है। पहले तो समझिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2002 में आया था, ठीक है। अब ये जो बिल है ये बेसिकली नगोया प्रोटोकॉल के कंसोनेंस में है, जो कि UNFCCC के CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसे कहते हैं, उसके 3 कन्वेंशंस में से एक कन्वेंशन है, दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। इस बिल में क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो भी बेनिफिट होता है हमें उसे इक्विटेबल शेयरिंग करना चाहिए विथ लोकल कम्युनिटीज़। यानी मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी जगह पर एक स्पेशल टाइप का तुलसी का पौधा मिला, मैं उसको अगर मान लीजिए इस्तेमाल करता हूँ तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग हैं उन्हें भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ द बिल। एट द सेम टाइम कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज इनहेरेंट इन दैट, ठीक है। अब ये बिल लाया गया ये कहते हुए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करेगा। अब जरा इसके पीछे के कंटेक्स्ट को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल क्यों लाया गया है, ठीक है। देखिए हुआ ये कि उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने एक नोटिस भेजा दिव्या फार्मेसी को, जो कि बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के ट्रस्ट के कब पार्ट था, ठीक है, कि पार्ट थी ये दिव्या फार्मेसी, ठीक है। अब उसमें क्या करा गया कि उसमें ये कहा गया कि ये जो दिव्या फार्मेसी थी उन्होंने कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है और उन्होंने पहले बताया भी नहीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते वक्त, तो इक्विटेबल शेयरिंग भी नहीं किया, पैसे भी नहीं कुछ दिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इस बात को लेकर दिव्या फार्मेसी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट पे चली गई और लास्ट में जो है केस हार गई। फिर ऐसा ही कुछ एक केस आया गुजरात आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया कि भैया हमें कुछ रिलीफ दीजिए ताकि हम जो है अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ हम उसको यूज़ करें और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी काम करें, पर वो रिलीफ दिया नहीं गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम पर भारत में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? ये सवाल उठाया गया कि भैया कोई इनोवेशन नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे इश्यूज खड़े हो जा रहे हैं, तो क्या करें बताइए? समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम आने लगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल में अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। अमेंडमेंट क्या करा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में कि भैया ऐसा है, आयुष इंडस्ट्री और कुछ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज अगर हम इस्तेमाल करें, अगर कोई कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है या आयुष इंडस्ट्री अगर कुछ काम करती है तो उस पर इस बिल के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है या आयुष इंडस्ट्री है तो वो चाहे तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है विदाउट प्री नोटिस, एंड एट द सेम टाइम दे नीड नॉट टू मतलब शेयर द बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटीज़। तो अब इसी चीज़ को लेकर का मतलब की बात चल रहा है कि अगर ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, एक तो पहले इन्होंने इसको बेसिकली डिफाइन नहीं किया बिल में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कोई भी लीगल प्रोविजन आता है उसको क्लियरली डिफाइन ही नहीं करते हैं, और कभी करते हैं तो वो वेगली डिफाइंड रहता है। तो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को डिफाइन नहीं किया इन्होंने। अब आप बताइए कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी कंपनी को क्लियरेंस दे देगी कि जाओ भाई तुम इस्तेमाल करो, तो इससे बायोलॉजिकल कंजर्वेशन कैसे होगा भाई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे होगा? आयुष इंडस्ट्री को भी कह दिया है तो भाई कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आयुष इंडस्ट्री के नाम पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मतलब कि उसके इथोस के अगेंस्ट है। तो ये एक्ट जो है खुद ही के दुश्मन बना बैठा है। तो यही इसको लेकर बवाल चल रहा है, समझे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया राहुल कन्वेंशन फॉर मोदी सरनेम रिमार्क। एक्चुअली 2019 के इलेक्शन रैली के टाइम में जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया था। उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो मोदी कम्युनिटी के लोग थे उनमें कुछ लोगों ने इनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर दिया कि डिफेमेशन का,
कि भाई आपने ऐसे कैसे स्टेटमेंट निकाल दिया। तो उसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल के पनिशमेंट दिया था। 2 साल का पनिशमेंट देने का मतलब हो जाता है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो गए इलेक्शन से। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर आप 6 साल तक नहीं लड़ सकते। तो अब यहाँ पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इतना मतलब वाई 2 ईयर्स, 6 महीने भी दे सकते थे, 8 महीने भी दे सकते थे, अचानक से आपने इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को, जो ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, उसको काट देगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, ये घूमर, ये कैलबेलिया डांस है राजस्थान का। ये इंटेंजिबल यूनेस्को इंटेंजिबल फोक कल्चर के अंदर आता है, जो कैलबेलिया डांस। इसमें बेसिकली ना ऐसे डांस किया जाता है कि जैसे नाग सांप उदय सांप जैसे करते हैं ना वो मूवमेंट, वैसा इसमें बॉडी की मूवमेंट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली यूनेस्को इंटेंजिबल फोक कल्चर के अंदर आता है और ये परफॉर्म किया गया नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल, जो भोपाल में कंडक्ट कराया गया। पीसीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि कैलबेलिया डांस कहाँ का है, राजस्थान का है, और इसमें बेसिकली नागभंद्र मुद्रा वगैरह किया जाता है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस बार। अहेड ऑफ असेंबलीज इलेक्शन, राजस्थान अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए आपके राजस्थान में 50। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में यही राज्य है। ठीक है, और शायद इसमें 3 डिविजन्स भी बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया राजस्थान पीसीएस के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लीज चैलेंजिंग गोयल्स अपॉइंटमेंट एज ईसी। अब ये मुद्दा समझिए। आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, आपको वो उसके अंदर जो है एक बेसिकली एक मल्टी मेंबर कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी के टाइम में तो यही चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि अरुण गोयल जी को सीसी बनाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। एक्चुअली क्या हुआ था, मार्च के महीने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है उनका अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो एक 3 मेंबर कमेटी के थ्रू होना चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई होना चाहिए। अब देखो क्या मामला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन आता है। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली प्रेसिडेंट खुद करता है। समझ में आ गया। और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कमेटी होगा या ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, बस प्रेसिडेंट कर सकता है, तो उसका डिस्क्रिशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा वो कर देगा प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मार्च में कि भाई 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए। अब ये जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं ये तो वैसे ही कर दिए गए हैं। तो इसी पर कुछ लोग हाउ हल्ला चलने लगा कि भैया इनको हटाइए, ये सही अपॉइंटमेंट नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्ली से डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था, समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी गलत नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट इम्पोजेज कर्ब्स। अच्छा, ये क्यों मुद्दा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट इम्पोजेज कर्ब्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि कर्ब लगा दिया है। ठीक है, कर्ब ये लगा दिया कि भाई लैपटॉप एंड टैबलेट्स हम लोग चाइना से बहुत मंगाते हैं, बहुत इंपोर्ट बिल हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ये देखिए, आप $9,446 मिलियन का हमने केवल चाइना से मंगाया है लैपटॉप एंड टैबलेट्स। तो इन्होंने कहा कि क्या कहा कि भैया अब यहाँ से हम लोग थोड़ा कर्ब लगाएंगे, उस पर जो है एक्सपोर्ट, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो वो महंगा हो जाएगा। अब ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाएंगे ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप और इन सब का बढ़ सके। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए चाइना से। चाइना का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो जाए, ये हमारा मेन पर्पस है। अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि हमने मना कर दिया है, कि बिल्कुल बैन नहीं है, लेकिन अगर आप मंगाएंगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, साथ साथ शिपिंग चार्जेस देने होंगे, तो वो महंगा हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, ये बात है। आर्टिकल 370 वॉज अ कॉम्पैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 सोवरेन। 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर देता है। इन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि बेसिकली ये 2 सोवरेन के बीच में कॉम्पैक्ट था, यानी कि पहला जम्मू कश्मीर और इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे जो सीजीआई साहब है उन्होंने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 370 बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसी पर कन्फ्यूज़न चल रहा है। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि आर्टिकल 370 को जो आपको जो हटाया गया, जो जिससे
जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हट गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली वैलिडिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अगर ये टिक गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वापस रीइम्पोज करना पड़ेगा 370 को। अच्छा, एक्सपर्ट्स गो बैक ऑन लेटर रेजिंग कंसर्न ओवर चीताज डेथ। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों, कि छठा चीता जो है उनकी डेथ हो गई है। 6 लेडी थी, मतलब फीमेल चीता थी, उसका डेथ हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ है प्रॉब्लम कि आपको पता है कि 12 चीता हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से मंगाया था और 8 नामीबिया से मंगाया था। टोटल 20 हो गए, 6 तो मर गए, अब कितने बचे? 14 ही बचे हैं। तो वहीं पर आपके साउथ अफ्रीकन कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई ऐसे तो गड़बड़ चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है भाई, चीता हम भेज रहे हैं वहाँ मर जा रहे हैं। तो वहीं पर लेकर वो बोला कि भाई ये तो गड़बड़ है आपका प्रोजेक्ट, चीता के ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, पर देखिए एक चीज़ है कि कोई चीता आ रहा है, एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कतें होंगी, समझ में। आप ऐसा नहीं करिए कि आपने 20 भेजा तो 20 सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन कम से कम यार बचे तो। यहाँ पे 6 मर गए अभी इतने कम दिन में। ठीक है, एमिड रो डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबल कर दिया गया पार्लियामेंट में, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कुछ RTI एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, किसी भी प्रकार का पर्सनल डेटा आप नहीं दे सकते। इसके अलावा लॉ रिक्वायर्स कंपनी टू क्लियरली मेंशन द यूजर्स व्हाट डेटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। ठीक है, यूज़र जो है वो बेसिकली कंसेंट देगा कि और कि भाई हमारा डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। रीडर्स ये भी कह सकता है कि डिलीट कर दो मेरा डेटा। तो बेसिकली जो डिजिटल डेटा है आपका पर्सनल नेचर का, उसको लेकर ये जो है ये बिल लाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये गुवाहाटी में जो है असम स्टेट जू में हिमालयन वल्चर, जो कि आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसको जो है बेसिकली क्या किया जा रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में वाई वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट। वल्चर्स को स्कैवेंजर भी बोलते हैं। स्कैवेंजर क्या होता है मुझे बताना, क्यों वल्चर का पॉपुलेशन कम हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो कभी अगर कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस 2 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी आर्टिकल्स। ठीक है, सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सर, दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन आई हैव। मैं बहुत रिलीजियसली DNA कवर करता हूँ। एक एक पॉइंट जो मुझे लगता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ। अगर आप देखें तो ये DNA बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आपने 1 साल DNA देख लिया तो आप ये समझ लो कि आपको मेंस में दिक्कत नहीं है, आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। गजब का कॉम्प्रिहेंसिव एक करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई हैव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।